हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर संचित। आप सभी का स्वागत है प्रिंस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। हम एक सीरीज कर रहे हैं रैपिड फायर रिवीजन ऑफ हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यूज, और उसी सीरीज में नेक्स्ट वीडियो पे पहुंच गए हैं, नेक्स्ट टेस्ट पे पहुंच गए हैं, और ये है टेस्ट नंबर 8। तो आइए स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 8। आई होप आपने टेस्ट नंबर 1 to 7 सॉल्व किया है एंड यू हैव लर्नड अ लॉट रिगार्डिंग हिस्ट्री। तो सबसे पहला क्वेश्चन टेस्ट नंबर 8 का है रिगार्डिंग आर्ट एंड कल्चर। द स्कल्पचर डिपिक्टिंग Arjuna's penance or the descent of Ganges carved on a monolith dating back to 7th century is found in which of the locations? तो आर्ट एंड कल्चर में आपके स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चर, टेम्पल्स, पेंटिंग्स एंड सो ऑन सब मैटर करता है। स्कल्पचर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो उसी से रिगार्डिंग एक रॉक स्कल्पचर है बाय द नेम ऑफ अर्जुनाज पेनेंस और द डिसेंट ऑफ गैंजेस। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये आपका किस लोकेशन पे प्रेजेंट है। आपके ऑप्शंस हैं अजंता, इलोरा, महाबलीपुरम एंड अमरावती। So you can pause the video and come back, look for the answer and explanation. तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। The right answer to this question is महाबलीपुरम। महाबलीपुरम या मामलापुरम is a very important site, और फ्यू इयर्स बैक अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आपका जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं उनको यहाँ पे होस्ट भी किया था। इट इज़ ऑल्सो यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो आइए देखते हैं इसके बारे में और जानते हैं महाबलीपुरम के बारे में। तो महाबलीपुरम आपका बेसिकली जो पल्लव रूलर्स थे कांची के, उनके टाइम पीरियड में आपका इम्पॉर्टेंट सिटी और फ्लरिश करता है। तो यहाँ पे आपको वर्ल्ड फेमस रथ मिल जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे जो टेम्पल्स हैं वो रथ के फॉर्म में हैं, और इंडिविजुअल टेम्पल्स को आपका रथ भी बोला जाता है। उसके साथ साथ अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे आपका जो स्कल्पचर है, पहले आपको स्कल्पचर दिखा देता हूं। सो यू कैन सी हियर, दिस इज अ स्कल्पचर, वेरी फेमस स्कल्पचर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पूरे बहुत बड़ी रॉक को आपका बोला जाता है अर्जुनाज पेनेंस और डिसेंट ऑफ गैंजेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा डिस्कशन कर लेता हूँ इसके बारे में। तो यहाँ पे बहुत चीज़ों की बात की गई है, सेलेस्टियल वर्ल्ड, टेम्पोरल वर्ल्ड, एनिमल वर्ल्ड, ये सब आपका दिखाया गया है इस पूरी की पूरी रॉक के ऊपर। इट्स अ मैसिव रॉक। साथ ही साथ आपका बहुत सारे एनिमल्स, हंटर्स, सेजेस, डिसाइपल्स, ये सब आपके दिखाए गए हैं। सो आपको याद करना है महाबलीपुरम या मामलापुरम कहाँ पे है और किन के अंडर आपका ये ग्रो करता है। तो पल्लव रूलर्स ऑफ कांची, उनके अंडर ये ग्रो किया था। इसके अलावा और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, तो आपको ये पढ़ना है मामल्लापुरम या महाबलीपुरम, व्हाई इट इज फेमस। इसके अलावा आप नेट पे सर्च कर सकते हैं बटर बॉल, कृष्णाज बटर बॉल, बहुत बड़ी मैसिव एक राउंड बॉल है जो आपका यहाँ पे मिलती है। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Which of the following statement is or correct regarding land revenue policy of British? जो ब्रिटिशर्स की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी है, जब ब्रिटिशर्स आए दे केम एज ट्रेडर्स, बट धीरे धीरे करके उन्होंने आपका जुडिशियल चेंजेस, फाइनेंशियल या रेवेन्यू चेंजेस लाना शुरू किया आपके इंडिया में। तो उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज made the land saleable, mortgageable, and alienable. Land revenue was periodically revised in Rayotwadi areas but fixed in Mehelwadi system. तो बहुत सारे सिस्टम आपके लॉन्च किए थे, इनोवेटिव सिस्टम्स, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट, उसके बाद रॉयतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि रॉयतवाड़ी सिस्टम में आपका जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना है वो आपका पीरियोडिकली रिवाइज किया जाता था, फिक्स नहीं था, बट महलवारी में फिक्स था। तो ये आपको सही है या गलत है ये बताना है। थर्ड, एरियाज कवर्ड बाय महलवारी सिस्टम इंक्लूडेड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड पार्ट्स ऑफ पंजाब। महलवाड़ी कहाँ कहाँ लागू किया गया था। तो ये आपके स्टेटमेंट्स हैं, ये आपके ऑप्शंस हैं। प्लीज
ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। द आंसर इज सी, बिकॉज स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट, क्योंकि लैंड रेवेन्यू जो पॉलिसी आप लेके आते हैं, चाहे वो आपका कोई एक सिस्टम था दूसरा सिस्टम था, तो उसमें आपका लैंड सेलेबल हो गया था, मॉर्टगेजेबल गिरवी रख सकते हैं, और एलिएनेबल आपसे वो छीना भी जा सकता है। कल्टीवेटर जो उस पर खेती बाड़ी कर रहा था उसको सिर्फ टेनेंट का स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया, जस्ट एज जब तक आप रेंट देते रहेंगे, रेवेन्यू देते रहेंगे, तब तक आप लैंड पे कल्टीवेट कर सकते हैं। अगर आपने रेंट रेवेन्यू नहीं दिया तो आपसे जमींदार या गवर्नमेंट लैंड छीन लेगा। सो दैट इज द चेंज ब्रॉट बाय द रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स। स्टेटमेंट नंबर 2 इज नॉट करेक्ट, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन क्या था कि रयौतवाड़ी में पीरियोडिकली रिवाइज किया जाता था और महलवाड़ी में फिक्स था। तो ये गलत है, बिकॉज महलवाड़ी सिस्टम में भी आपका ये फिक्स नहीं था और पीरियोडिकली रिवाइज किया जाता था। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 3 की बात करते हैं। ये करेक्ट है, क्योंकि महलवाड़ी सिस्टम कहां कहां लागू किया गया? गंगा वैली, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस और पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड पंजाब। तो आपको पता होना चाहिए परमानेंट सेटलमेंट कहां लागू किया गया, रयौतवाड़ी कहां पे लागू किया गया, और उसके अलावा महलवाड़ी कहां पे लागू किया गया था। महलवाड़ी पंजाब, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस और गंगा वैली में आपका इसको लागू किया गया था। सो दैट वाज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स। क्वेश्चन नंबर 3 with reference to very important question, dual system of administration prevalent in Bengal in the 18th century. Consider the following statements. The Nawab controlled the defense of Bengal while the East India Company controlled its finances. तो आपसे पूछा जा रहा है कि डुअल सिस्टम क्या है। उसमें नवाब डिफेंस कंट्रोल करता था और ईस्ट इंडिया कंपनी आपका फाइनेंसेस को कंट्रोल करती थी। सेकेंड स्टेटमेंट आता है, सेपरेशन ऑफ पावर रिजल्टेड इन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड चेक्ड द ड्रेन ऑफ वेल्थ। ये दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं आपके डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, जो बंगाल में लागू किया गया था 18 सेंचुरी में। आपको पता करना है कि कौन से सही हैं कौन से गलत है। द आंसर इज डी, दैट इज दोनों स्टेटमेंट्स आपके गलत हैं। आइए देखते हैं दोनों स्टेटमेंट क्यों गलत हैं। जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो इसलिए गलत है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी आपका 1765 में, जाने की आपका बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ, उसके बाद आपका मास्टर बन जाता है बंगाल का। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आर्मी था वो टोटल कंट्रोल में था डिफेंस के, और पॉलिटिकल पावर सारी की सारी आपके किसके हाथ में थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के। यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या था कि नवाब के पास आपका क्या कहते हैं ड्यूटी दिया गया था डिफेंस का, बट ऐसा नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सब कुछ डिफेंस, पॉलिटिकल सिस्टम एंड सिक्योरिटी का सारा जिम्मा आपने ईआईसी ने यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने संभाल लिया था। स्टेटमेंट नंबर 2 भी इसलिए गलत है, नवाब एंड हिज ऑफिशियल हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बट नॉट द पावर टू डिस्चार्ज इट। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या था कि डुअल सिस्टम के चलते आपका एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया था। देखिए बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आपने नवाब को अभी भी पावर दे रखी है, आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि आप चलाइए, अपने आप चलाइए, बट आपने पावर नहीं दे रखा उसको। तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं लेकिन आपके पास कुछ करने की पावर नहीं है, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चला पाएंगे? तो इसीलिए स्टेटमेंट नंबर 2 भी गलत है। इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। डुअल सिस्टम या डुअल जो आपका सिस्टम था बंगाल में बहुत ही इनोवेटिव सिस्टम था, बट दोनों स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements in context of communal award announced in 1932. Separate electorates were introduced for Sikhs, Christians and depressed classes for the first time. The award was rejected by Congress. Gandhiji undertook fast unto death to make Dalit community realize the perils associated with the proposal. तो आपका
कम्युनल अवार्ड लॉन्च किया गया था 1932 में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि उसमें क्या क्या प्रोविजंस थे, कांग्रेस ने रिजेक्ट किया, एक्सेप्ट किया, एंड गांधी जी का रिएक्शन क्या था। तो ये आपके स्टेटमेंट्स हैं। आइए इसका आंसर देखते हैं। द सी, दैट इज ओनली द स्टेटमेंट नंबर 3 इज राइट। Statement number 1 and statement number 2 are wrong. Why? Statement number 1 is incorrect, क्योंकि यहां पे आपको बोला गया है फर्स्ट टाइम। तो आपको याद रखना है दैट सिख्स और क्रिश्चियंस, इनके लिए आपका 1919 में ही आपके सेपरेट इलेक्टोरेट्स लॉन्च कर दिए गए थे। 1932 में ऐसा कुछ नहीं था जो पहली बार हुआ था। बट यस, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, अगर आप डिप्रेस्ड क्लासेस और हरिजन्स की बात करो, यस, ये प्रोविजन फर्स्ट टाइम आया था 1932 कम्युनल अवार्ड में। बट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? सिख्स के लिए, क्रिश्चियंस के लिए और डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए फर्स्ट टाइम आया था। तो इसीलिए स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सिख्स, क्रिश्चियंस के लिए 1919 की एक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट्स आ गए थे, बट डिप्रेस्ड क्लासेस जो आपके हरिजन्स थे उनके लिए फर्स्ट टाइम लॉन्च किए गए थे सेपरेट इलेक्टोरेट। दूसरा, यहां पे स्टेटमेंट 2 भी गलत है, क्योंकि कांग्रेस ने ना तो इसे रिजेक्ट किया ना एक्सेप्ट किया, क्योंकि देवर इन डायलमा। क्या डायलमा था? इससे पहले जो आपने टेस्ट सॉल्व किया है, वहां पे मैंने आपको लखनऊ सेशन या लखनऊ पैक्ट के बारे में बताया था। तो मैंने आपको ये बताया था कि कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने कुछ कॉम्प्रोमाइज किया। कांग्रेस ने बोला कि मुस्लिम लीग की जो डिमांड है सेपरेट इलेक्टोरेट्स की, हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे इस टाइम 1932 में आपका डायलमा आ गया कि अगर आप 1916 में एक्सेप्ट कर चुके हो सेपरेट इलेक्टोरेट्स का प्रिंसिपल, तो आप इस टाइम पे कैसे उसे रिजेक्ट कर सकते हो। तो इसी के चलते आपका ना तो रिजेक्ट किया ना एक्सेप्ट किया। सो दैट इज व्हाई द स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 3 इज करेक्ट, क्योंकि गांधी जी was not in favor of giving separate electorates to depressed classes, हरिजन्स। उनको लगता था कि इससे जो आपका हरिजन कम्युनिटी है वो सेक्लूडेड हो जाएगी और हमेशा के लिए बैकवर्ड रह जाएगी। वो चाहते थे कि हिंदुइज्म के ही फोल्ड में वो रहें और उनका इंटरनल ग्रोथ होना चाहिए, ना कि उनको बिल्कुल अलग कर दिया जाए, बिकॉज इससे वो हमेशा परमानेंटली सेक्लूडेड या अलग थलग पड़ जाएंगे। सो इसलिए स्टेटमेंट नंबर 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a factual question. Indian Civil Liberties Union was formed to mobilize public opinion against the encroachments on civil liberties. Statement number 1, National Planning Committee was set up to draw up a development plan for free India under the chairmanship of Subhash Chandra Bose. तो फैक्चुअल क्वेश्चन है इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन के रिगार्डिंग और नेशनल प्लानिंग कमेटी के रिगार्डिंग। तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। फैक्चुअल क्वेश्चन थोड़ा सा आता है तो आता है, नहीं तो नहीं। सो दैट इज हाउ इट इज सो सिंपल कि अगर आपको फैक्ट्स पता है तो इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू, अगर नहीं पता है तो डोंट फॉल इनटू द ट्रैप, एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 सही है, क्योंकि आपका इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन जो आपका फॉर्म किया गया वो 1936 में नेहरू जी के एफर्ट से बनाया गया और इट वाज अ नॉन पार्टी, नॉन सेक्टेरियन, किसी एक पार्टी से इसका लेना देना नहीं था, दूसरा किसी एक सेक्ट, कास्ट या रिलीजन से लेना देना नहीं था। और ये सिविल लिबर्टीज पे अगर कोई भी इंक्रोचमेंट होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, मूवमेंट एंड सो ऑन, अगर इस पे आपका कोई इंक्रोच करेगा तो उसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। उसके बाद आता है स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट। व्हाई? बिकॉज मान लिया इट्स अ फैक्ट, नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में आपका फॉर्म किया जाता है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, बट ये चेयरमैनशिप किसका था? इसमें नेहरू जी का था, ताकि आपका डेवलपमेंट प्लान बनाया जा सके। तो यहां पे स्टेटमेंट में क्या दिया गया आपको? दैट इट वाज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सुभाष चंद्र बोस। तो ये गलत है। सही क्या था? चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। Which of the following signify the differences between the moderates and extremists?
कांग्रेस के जो लीडर्स थे आपके दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे, दो आपके जो गुट है उसमें बट गए थे, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो क्वेश्चन पूछ रहा है उनके बीच में का डिफरेंस क्या था। फर्स्ट, moderates believed in the capacity of the masses, whereas the extremists believed in individual heroic action. मॉडरेट मासेस कॉमन पीपल में बिलीव करते थे, यस उनको साथ लेके आप आजादी कर सकते हो, ऐसा था या नहीं था। स्टेटमेंट नंबर 2, एक्सट्रीमिस्ट बिलीव्ड इन द यूज ऑफ बायकॉट एंड पैसिव रेजिस्टेंस, whereas moderates used constitutional methods. Third statement, extremists believed in direct action unlike the moderates. So ये आपके statements हैं, question regarding किसके है, differences between the moderates and extremists. तो आइए इसका देखते हैं आंसर क्या है। The answer is B, that is second and third statement are right. Statement number 1 is wrong. अब क्यों गलत है देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 इसलिए गलत है क्योंकि मॉडरेट्स का फेथ नहीं था कॉमन पीपल में, और इसी के चलते उन्होंने कभी मासेस में जाके अपना फुट या अपना फाउंडेशन रखने की कोशिश नहीं करी। दे वर काइंड ऑफ एलिटिस्ट, हमेशा सोचते थे कि कॉमन पीपल आर नॉट रेडी येट, इसलिए हमें जो करना है हमें अपने आप से ही करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो आपके मॉडरेट्स का क्रिटिक थे इस पॉइंट पे, वो मानते थे कि मासेस में कैपेसिटी है और अगर हम उसको मोबिलाइज कर लें तो हम जो चाहते हैं उसे पा सकते हैं। सो ये था एक्सट्रीमिस्ट का आइडियोलॉजी। और अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन, तो ये था आइडियोलॉजी आपका रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट का। जैसे कि आपके इंडिविजुअल एक्शन में बिलीव करते थे, बॉम्ब फेंक दिया या मर्डर असासिनेशन कर दिया, तो ये मानना था रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट का। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 2 पे आते हैं, ये सही है। एक्सट्रीमिस्ट एम्फसाइज द रोल ऑफ मासेस, ये हमने पढ़ लिया है, और उन्होंने कहा कि सिर्फ प्रोपेगेंडा और एजिटेशन प्रोटेस्ट से हमें उठना पड़ेगा, और इसके चलते उन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ, फॉरेनर कोर्ट, एजुकेशन और इस सब का आपका बॉयकॉट किया। अगर आपको याद हो स्वदेशी मूवमेंट, हमने एक क्वेश्चन उस पर भी किया था, स्वदेशी मूवमेंट में क्या हुआ, इट वाज लेड बाय एक्सट्रीमिस्ट। तो ये सारी चीजें आपका पैसिव रेजिस्टेंस, बॉयकॉट, फॉरेन क्लोथ, फॉरेन सॉल्ट, फॉरेन लीकर, इन सब का आपका बॉयकॉट किया गया था। तो यस, सिर्फ प्रोटेस्ट एजिटेशन से बात नहीं बनेगी, आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। Statement number 3 is correct. They had demanded self-sacrifice from the youth, और इसी के चलते उन्होंने डायरेक्ट एक्शन की बात की थी। तो इसीलिए स्टेटमेंट नंबर 2 and 3 आर राइट, स्टेटमेंट नंबर 1 इज रॉन्ग। आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टेस्ट नंबर 8 के। With reference to Al-Biruni, consider the following statement. He was a Moroccan traveler. His travel records about India is found in the book Rihla. He suggested that 4 social categories of society are not unique to India. तो ये अल बिरूनी फेमस ट्रैवलर जो इंडिया में आए थे उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। ये आपको मिल जाएगा इजीली मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री का जो न्यू एनसीईआरटी है 12th क्लास का पार्ट 2, उसमें आपको इजीली मिल जाएगा ये। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। राइट आंसर इज बी, दैट इज ओनली द स्टेटमेंट नंबर 3 इज राइट। व्हाई? सबसे पहली बात तो ये है, अल बिरूनी केम फ्रॉम उज्बेकिस्तान, और आपका पंजाब और नॉर्थ वेस्ट में आके वो आपका विजिट करते हैं। उन्होंने यूक्लिड के वर्क को ट्रांसलेट किया, और साथ ही साथ उनकी जो बुक है उसका नाम है किताबुल हिंद, और बहुत ही स्पेशल बुक है, और एक स्पेशल टेक्निक यूज की गई थी। हर चैप्टर को वो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते थे, फिर आपका डिस्क्रिप्शन देते थे बेस्ड ऑन द संस्कृत ट्रेडिशंस और इंडियन कल्चर की बुक के बेस पे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी नोट किया कि जो हमारी सोसाइटी डिवाइडेड थी 4 सोशल कैटेगरीज, दैट इज ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यस एंड शूद्रा, ये सिर्फ आपका इंडिया में यूनिक नहीं है, ये आपका बाहर भी डिवीजन मिलता है 7 फोल्ड एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ये भी ठीक है। तो इसी के चलते ये इसलिए बोला गया है दैट्स ओनली द स्टेटमेंट नंबर 3 इज राइट, 1, 2 इज रॉन्ग, बिकॉज 1 and 2 जो स्टेटमेंट है वो
इब्न बतूता के रिगार्डिंग है, जो कि मोरक्कन ट्रैवलर थे और उनकी बुक का नाम है रहला। तो आपको पता होना चाहिए, एक टिप प्रोवाइड कर देता हूं, जितने भी ट्रैवलर्स आपके एंशियंट टाइम से टिल मॉडर्न टाइम्स इंडिया में आए, तो उन्होंने सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कब आए, कौन कहां से आया, किसके टाइम में आया और हु वाज द रूलर एट दैट टाइम। ओके, किसी के कोर्ट में आए और क्या क्या आपका डिस्क्राइब किया, या कौन सी बुक लिखी, या कौन सा टेक्स्ट इंस्क्रिप्शन लिखा, ये सब आपको पता होना चाहिए ट्रैवलर्स के रिगार्डिंग। सो दिस वाज द टेस्ट नंबर 8। प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल प्रिंस सिविल सर्विसेज एंड लाइक दिस वीडियो, share this video. So thanks for watching. Keep learning and keep watching other videos as well. Thank you.